एंटी स्टेट सक्सेशन सेक्शन 5 आई है, सेक्शन 5। हर्ष। Section Chapter 2 Interstate Succession वेट 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 General वेट, ठीक है। आइए जरा, एंटी स्टेट सक्सेशन Chapter सेक्शन 2 5। Section 5 Act not to apply to certain properties. देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एक्ट ऑफ 1956 दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट शैल नॉट अप्लाई। किस किस पे नहीं होगा? जहां पर सक्सेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यह सक्सेशन जो है अंडर सेक्शन 21 ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू सॉरी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग होता है, तो वहां पर सक्सेशन एक्ट अप्लाई, हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए जरा, सेक्शन 6 की हम बात करेंगे। सेक्शन 6। Section 6 Devolution of interest in coparcenary property. कोपासनरी प्रॉपर्टी में किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हु विल बी ट्रीटेड एज ए कोपासनर? अभी देखिए, अब इसके ऊपर आपको कुछ बना हुआ दिख रहा होगा। 6 के ऊपर कुछ दिख रहा है? Date of commencement Yes, है. अमेंडमेंट, amendment, sir. अमेंडमेंट है। कब अमेंडमेंट है? 2005। Yes, 2005 में अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 6 के अंदर, और जो है कुछ चीजें एड ऑन की गई और कुछ चीजें कही गई। हमने कल एक कंसेप्ट आपको बताया था, नोशनल पार्टीशन। नोशनल पार्टीशन was the interest devolved into a joint Hindu family property at the time of the partition। एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन कुछ प्रॉपर्टी को कैसे डिवॉल्व किया जाता था, तो कहा कि अगर इफ देयर इज अ पर्सन, उनकी एक मदर है, उनकी वाइफ है, उनका सन है, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, और एक बेटी है, तो कहा कि बेटी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बेटी शैल नॉट बी एंड डॉटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट। लेकिन वो डिसीज की प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट ले सकती थी। यस नो? डिसीज से उसको इंटरेस्ट मिलता था प्रॉपर्टी के अंदर, डिसीज की प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन 2005 के बाद जो है नेशनल पार्टीशन खत्म हुआ, और क्या हो गया? ऑल आर इक्वली एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। यस नो? Yes. पार्टीशन में उनको जो है इक्वल शेयर होगा। ये 2005 के बाद हुआ। तो जरा डिवोल्यूशन बताइए कोपासनरी प्रॉपर्टी में कैसे होगा? Subsection 1 On and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a co-partner shall, clause A, by birth become a co-partner in her own right in the same manner as the son. क्या कह रहा है कि आफ्टर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट एक्ट, द डॉटर शैल बी द कोपासनर। कोपासनर हो गई, बाय बर्थ कोपासनर हो गई। क्या कह रहा है कि द डॉटर शैल बी द कोपासनर बाय बर्थ। तो ये देयर वाज अ डिस्प्यूट वेदर व्हेन if any daughter who was born prior to 2005, whether she will be treated as a copartner after
द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005? क्या एक्ट के पास होने के बाद वो कुपासनरी ट्रीट होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. होगी सर। यस कह रही हैं आप, होगी। सेकंड हमारा क्वेश्चन ये है, क्या फादर के अलाइव रहने का कुछ पर्पस है? क्या कुछ फादर के अलाइव रहने का कोई इफेक्ट है एट इन द डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कोपासनरी प्रॉपर्टी के डिवोल्यूशन में? इफ द फादर हैज डाइड बिफोर 2005, अगर 2005 से पहले फादर की डेथ हो गई, क्या डॉटर जो है एंटाइटल नहीं होगी प्रॉपर्टी के लिए? बताइए। नो No, सर। sir. एंटाइटल होगी कि नहीं होगी? 2005 से भी तो पहले इंटाइटल तो थी, लेकिन उसको कहाँ थी एंटाइटल? 2005 से पहले तो फादर के हिस्सा मिलता था। शेयर में लिखिए मिलता जरा, था। लिखिए जरा, शेयर कितना शेयर मिलता था बताएं आप मुझे। 19। हाँ, कल की बात याद है आपको? ये सर शायद वही वाला है। हिस्सा, ओके ओके। वही वही वाला। उसके अलावा क्या उनको जो है इक्वल शेयर मिलता था? नो सर। नहीं। नहीं। तो अब समझिए, क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, पूछा गया whether at the time of the commencement of the act of 2005, if the daughter is entitled to get a copacenary right in the copacenary property, whether the father is to alive or not. तो कहा कि फादर अलाइव होना चाहिए, कंडीशन लगा दी कि इसका नाम लिखिए प्रकाशवती, प्रकाश वर्सेस फूलवती, प्रकाश वर्सेस फूलवती। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह भी निर्धारित किया कि एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 2005, फादर मस्ट बी अलाइव। प्रकाश वर्सेस फूलवती। फूलवती, ठीक है, 2016 का केस है डिवीजन बेंच का। डिवीजन बेंच में कितने जज होते हैं? 2. दो। ठीक है, डिवीजन बेंच का जजमेंट है। कहा कि एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ 2005, where the daughter is entitled to become a copartner, the father must be alive at the time of the commencement of the act of 2005. But in Amar versus Suman, Amar versus Suman 2018, इसमें कहा है कि द डॉटर शैल बी एंटाइटल्ड टू बिकम अ कोपार्टनर एंड शी विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द कोपार्टनरी प्रॉपर्टी वेदर द फादर वाज अलाइव और नॉट। अमर वर्सेस सुमन के केस में कह दिया फादर अलाइव हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड शी विल बी एंटाइटल्ड टू गेट एन इक्वल शेयर विद द सन वेदर फादर इज अलाइव और नॉट। तो बताइए, दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू हो गए डिवीजन बेंच के। Yes, sir. तो जरा नेक्स्ट लिखिए, इन, इसका केस का नाम बताइए, ये तो बहुत लीडिंग केस था भाई, कोविड के टाइम आया था, बहुत शानदार केस था। है कोई? विनीता शर्मा वर्सेस, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का केस है, फुल बेंच। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट
a daughter is entitled to get a co-partnership right in the property in the co-partnership property, whether father is alive or not. Whether father is alive or not. But father is alive or not. And also stated that a loving daughter is always a loving daughter. Is always a loving daughter. Loving daughter is always a loving daughter. क्लियर है बात? यस. सर लविंग डॉक्टर क्या होगा इसमें, मतलब मीनिंग इसका? एक प्यारी लड़की हमेशा प्यारी ही रहेगी. ऐसा नहीं है कि अगर अम्मा अब्बा जिंदा नहीं है तो उसको शेयर नहीं मिलेगा. समझ रही हैं आप? यस सर. नेक्स्ट पढ़िए. Clause B. Have the same rights in the co-partnership property as would have had if he had been a son. वही राइट होंगे अगर वो सन होती तब होते. देखिए कह रहे हैं कि when at the time of the passing of the act of the 2005 the daughter of the co-partner shall by birth become a co-partner. by birth co-partner हो जाएगी. ठीक है. and she will have the same right in the manner as the son had. और वो कह रहे हैं कि सेकंड कह रहा है कि उसके वही राइट होंगे. she will exercise the same right in the co-partnership property as she would have been a son. अगर वो सन होती और वो एक्सरसाइज करता वही राइट उसके होंगे. वही लाइबिलिटी भी होगी. फिर अगर वो राइट है तो वही लाइबिलिटी भी होगी. पढ़िए नेक्स्ट. C. Be subject to the same liabilities in respect of the said co-partnership property as that of a son. नेक्स्ट. And any reference to a Hindu Mitakshara co-partner shall be deemed to include a reference to a daughter of co-partner. क्लियर है बात? यस नो. प्रोविज आ जाइए जल्दी से. Proviso that प्रोविजो कह रहा है कि अगर कोई टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन किया है किसी प्रॉपर्टी का, कोई विल बनाई है, कोई वसीयत बनाई है, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन किया है किसके पहले 20 दिसंबर 2004 से पहले, तो 2005 का एक्ट कोई इफेक्ट नहीं करेगा. 2005 का एक्ट ऐसा नहीं है कि ऐसे डिस्पोजिशन को, ऐसे ट्रांसफर को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा. पढ़ लीजिए. proviso that nothing contained in this subsection shall affect or invalidate any disposition or alienation, including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December 2004. पूछे जाते हैं, याद रखिएगा. थर्ड. Subsection 2. 3. Second. 3 छोड़ दो. क्या मतलब? Section 3. Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005. मतलब क्लोज 2 वही कहता है कि जो फीमेल है उनको इक्वल राइट्स हो जाएंगे अब सबके सब. वो हम ऊपर बता ही चुके. क्लोज 3 आइए. Subsection 3. Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, his interest in the property of a joint Hindu family governed by the Mitakshara law shall devolve by testamentary or interstate succession as the case may be under this act, and not by survivorship.
and the co-personal property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place. देखिए कह रहा है कि अगर कोई हिंदू जो है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के बाद अगर किसी हिंदू की डेथ होती है तो माना जाएगा कि अगर उसके बाद उसकी डेथ हुई और पार्टीशन हुआ है तो वो पार्टीशन कैसे होगा, हाउ द पार्टीशन विल बी कमेंस्ड, कैसे पार्टीशन माना जाएगा कि वो पार्टीशन टेस्टामेंट्री इंटी-स्टेट सक्सेशन के थ्रू हुआ है। और उसको क्या कहेंगे, कैसे हुआ है वो, सक्सेशन के थ्रू, नॉट बाय सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप से नहीं होगा, सक्सेशन से होगा। एंटी स्टेट सक्सेशन हो सकता है या टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो सकता है। हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन, दैट इज एंटी स्टेट सक्सेशन। तो कोई भी प्रॉपर्टी 2005 के बाद क्या होती है, कैसे डिवॉल्व की जाएगी, कैसे पार्टीशन होगा, सक्सेशन के थ्रू, ना कि सर्वाइवरशिप के थ्रू। और इसी को पूछा जाता है सर्वाइवरशिप हैज बीन एंडेड बाय द एक्ट ऑफ 2005 अंडर विच सेक्शन और विच क्लॉज, सेक्शन 6 की क्लॉज 3 में एंड हो गया। क्लियर है? और कह रहा है कि डॉटर को वही राइट होंगे जो सन को होंगे, वही सब मामले। अब आ जाइए 4, क्लॉज 4। Subsection 4. After the देखिए क्लॉज 4 कह रहा है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट ऑफ द 2005 के बाद अगर किसी पर्सन ने कोई डेट लिया हुआ था, इफ सच पर्सन इज अ फादर, हिज सन, grandson and great grandson shall not be liable to pay such debt। पहले क्या होता था 2005 से पहले, अगर किसी के पिता ने कोई डेट लिया है, कोई लोन लिया है, तो उसका बेटा, उसका पोता, उसका पड़पोता उस लोन को चुकाता था। लेकिन 2005 के बाद कह दिया कि पायस ऑब्लिगेशन का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो एबोलिश हो गया, खत्म हो गया। अब कोई भी सन, कोई भी पोता, कोई भी पड़पोता ऐसे फंड को, ऐसे लोन को रिपे नहीं करेगा और वो जो है लीगली बाउंड नहीं होगा रिपे करने के लिए। इसी को कहते हैं एंडेड ऑफ द पायस ऑब्लिगेशन। पढ़िए जरा। Subsection 4. After the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, no court shall recognize any right to proceed against a son, grandson, or great grandson for the recovery of any debt due from his father, grandfather, or great grandfather solely on the ground of the pious obligation under Hindu law of such son, grandson, or great grandson to discharge any such debt. क्लियर है बात? हाँ नामी, जल्दी से बताइए। सही है? क्लियर नहीं हुआ? सर हो गया। हाँ तो थोड़ा सा इसे, तुम्हें तो ऐसे नहीं करना पड़ता, वहां जाके दबाना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। देखिए प्रोविजो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा डेट जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिफोर 2005, तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट 2005 से पहले का है, 2005 से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फिर कोई क्रेडिटर जो है सन को, ग्रैंडसन को और ग्रेट ग्रैंडसन को बाउंड कर सकता है पे करने के लिए। पढ़िए। Proviso that in the case of any debt contracted before the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, nothing contained in this subsection shall affect clause A,
the right of any creditor to proceed against the son, grandson, or great grandson, as the case may be. Or clause B, बस any सुनिए, पहले क्लॉज 1 बताइए, समझ आई कि नहीं? yes, यस भाई बुशरा, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़े हम। आगे एक बार और बता दूं तो ये बात पूछी क्यों नहीं? ये कह रहा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है 2005 से पहले हुआ है, 9/9/2005 से पहले हुआ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से पहले हुआ है, जहां कोई लोन लिया गया था किसी फादर के द्वारा, तो अब उसका बेटा, उसका पोता, उसका पड़पोता लायबल होंगे। वो जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का 2005 का अमेंडमेंट उसको डिसेंटाइटल नहीं करेगा। और आगे कह रहा है कि अगर ऐसे डेट में कोई ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जानी थी, कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोजिशन किया जाना था किसी प्रॉपर्टी का, तो वो भी जो है माना जाएगा कि ऐसे एक्ट के इनेक्ट होने से पहले हो गई है। क्लोज भी यही कहते हैं, पढ़ो। clause B, any alienation made in respect of or in satisfaction of any such debt and any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same manner and to the same extent as it would have been enforceable as if the Hindu Succession Act 2005 had not been enacted. क्लियर है बात? Yes. क्लियर है बात? नहीं है? नेक्स्ट आइए। देखिए, my purpose here, my purpose, you must have to be very clear. Clause 5 आइए। Subsection 5. Nothing contained in this section shall apply to a partition which has been effected before the 20th day of December 2004. समझ गए आप? अगर कोई पार्टीशन जो है 2005 से पहले कर दिया है, 20 दिसंबर 2004 से पहले कर दिया, तो उस पर नहीं माना जाएगा कि ये फ्रॉडली किया है। ये जो है, अब सपोज करिए अनसैया है, इनकी एक और सिस्टर है, इनके 2 भाई हैं, इनके अम्मा हैं, इनके अब्बा हैं। अब इनके भाई ने कहा कि भैया हमारा पार्टीशन कर दीजिए, तो इनके पापा के नाम आई प्रॉपर्टी, इनके अम्मा के नाम आई, इनके 2 भाई के नाम आई, 1/4 1/4 1/4। अब ना अनसैया को मिली और ना इनकी सिस्टर को मिली। ठीक है, ये सुनो, 2005 से पहले पार्टीशन हुआ। अब 2005 के बाद ये कहने लगे नहीं, अब हमें पार्टीशन में प्रॉपर्टी तो नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। क्लियर है बात? अगर कोई भी पार्टीशन जो है हुआ है, तो उसको रजिस्ट्रेशन जरूरी है अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। बताएं, क्लियर है बात? नहीं है? देखिए, एक तो क्लास में जो है, एनीवन हु आर ज्वाइनिंग द क्लास, प्लीज डू नॉट लेफ्ट और कम एंड गो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द क्लास, बी हियर रेगुलर। सॉरी। अब जरा आ जाइए, जनरल रूल फॉर सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स। यस यस प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि बेटा लाइबल नहीं होगा पिता की संपत्ति के लाइबिलिटीज के लिए, तो फिर उसको वसूला कैसे जाएगा? क्या कैसे जाएगा? जैसे कि जैसे पिता की कोई संपत्ति है फादर की, उसमें जो लाइबिलिटीज है उसके लिए 2005 के बाद बेटा बाउंड नहीं है, जी। तो सर जो लाइबिलिटीज है उसको कैसे मतलब वसूला जाएगा, अगर ऋण है या किसी भी तरीके का कुछ है? अब सुनिए, जी अगर कोई फादर पर्सनल लोन की बात है, यहाँ फादर ने लोन लिया। पहले हिंदू सक्सेशन कहता था कि इनके बेटा देगा, पोता देगा, पड़पोता देगा, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन।
अब कहा नहीं देगा। अब जरा कोर्ट के सीपीसी के प्रोसीडिंग्स में आइए, कौन कौन लायबल होता है? स्टेट, स्टेट ऑफ अ पर्सन, स्टेट से ले लेंगे ना वो तो। ओके सर। यहाँ पर्सनल लायबिलिटी हो रही थी। अगर आपके याद हो, एक पॉपर सूट पढ़ते हैं हम, कौन से ऑर्डर में पॉपर सूट? ऑर्डर 33। ऑर्डर 33, पॉपर सूट, इंडिजेंट सूट जिसे कहते हैं। अगर कोई पर्सन इंडिजेंट सूट फाइल करता है जिसके पास 1000 से कम की प्रॉपर्टी है, या उसके पास जो है कोर्ट फी देने के पैसे नहीं है, तो वो इंडिजेंट सूट फाइल कर सकता है। यस नो? आपको याद नहीं होगा, हर समय मैं भूला नहीं, अभी नई नई बात है ना, तो याद रहती है। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि वेयर ही हैज सक्सीडेड, अगर इंडिजेंट और निर्धन व्यक्ति सक्सीड हो जाता है उससे भी वापस लिया जाता है। अब आप कहेंगे सर अगर हार गए तो भी वापस देगा, कैसे देगा? फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। यस नो? याद आया? यस Yes. सर। यस रूल सर। 11, रूल 10। ये आपके लिए आंसर था भाई। क्या नाम है आपका? एडवोकेट ललिता यादव। ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट। Section 7. जी, Devolution of interest in the property of a Tarwad, Tawazzi, Kutumba, Kawaru बजे और 8 पे आइए। रुकिए यार, वेट वेट। सर मैम सर अभी बोल ही नहीं अरे रही। आपको आवाज कैसे आएगी जब हम बोल ही नहीं रहे थे? देखिए, ओके सर, जल्दी मुझे से आइए भाई, जल्दी। सर सेक्शन 8, सेक्शन 8। जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। अच्छा, अब जो है भाई साहबों की प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी? भाई साहब कौन? मेल। इनकी प्रॉपर्टी को का डिवोल्यूशन कैसे होगा? पहले किसको मिलेगी, फिर किसको मिलेगी, फिर किसको मिलेगी, फिर किसको मिलेगी? चैनल है पूरा। तो इन्होंने देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेल हिंदू डाइंग एंटी स्टेट। एंटी स्टेट मतलब वसीयत करके मरा है, विदाउट फ्यूल। बिना वसीयत के। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, मेल हिंदू की डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी? तो कह रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी फर्स्टली अपॉन द ईयर बीइंग रिलेटिव्स स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। क्लास 1 ईयर ऑफ द शेड्यूल, शेड्यूल के क्लास 1 ईयर में होगी। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो हु आर क्लास 1 ईयर। कौन है क्लास 1 ईयर?
शेड्यूल में आइए जरा। शेड्यूल शेड्यूल जी। The class 1. Here in class 1 and class 2. Class 1. जी Son, daughter, widow, mother, son of a predecessor, daughter of a predecessor. चलिए अभी इसको ही हम जो है एक ऐसे तरीके से लिखवाते हैं, देखते चले जाना और समझते चले जाना। सबसे पहले एक पूरे खाली पेज पे लिखो ए, या आधा पेज हो ए, बीच में ए के 2 बच्चे पैदा कर दो। कैसे होंगे बेटा बेटी बताइए जरा। यस नो? Yes. ये ए है, दिस इज ए। इसके 2 बच्चे S1 S1 D1। क्या क्या नाम रखा? S1 D1 ए को मार दो। कैसे डेथ करते हैं? डेथ कैसे कॉज होती है? क्रॉस ब्रैकेट बना दीजिए, ए के ऊपर ब्रैकेट बना दीजिए। ब्रैकेट समझ गए? ब्रैकेट का मतलब डेथ होता है। ब्रैकेट, इसकी इधर वाइफ करिए, इधर माँ। इसकी एक वाइफ है, एक माँ है। वाइफ का नाम W है, माँ का नाम M है, मदर। ठीक है? क्या क्या बनाया जल्दी से बताइए। वाइफ, मदर, सन, डॉटर। ऐसे नहीं, ए है, ए का सन है, ए की डॉटर है। सन का नाम S1 है, डॉटर का नाम D1 है, वाइफ है, मदर है। S1 की भी वाइफ है W1। S1 की वाइफ का क्या नाम है? W1. उसके बराबर में देखिए, जहां S लिखते हैं उसी के बराबर में लिखिएगा W1। S1 की डेथ कॉज कर दो, और डेथ कॉज करके 2 बच्चे पैदा इनके भी कर दो। S2 D2 S2 D2। अब S2 के भी वाइफ है, S2 के भी वाइफ है W2। S2 की डेथ कॉज करो, और इसके 2 बच्चे इसके भी पैदा कर दो। उनका नाम रखो S3 और D3। ग्राफ बनता हुआ आगे कि नहीं? Yes, sir. ठीक है? अब आ जाइए उधर, किस में? D1 D1 में। बहुत शानदार। D1 की शादी तो आप न करो, D1 के 2 बच्चे पैदा करो। क्या क्या नाम रखो? S3 हो चुका, S4 और D4। S4 D4। उधर सन की जनरेशन को हम बढ़ा रहे थे, इधर डॉटर की जनरेशन बढ़ाएंगे। समझे? yes sir अब डॉटर की डेथ कॉज कर दो, और डॉटर के भी 2 बच्चे। कौन कौन? S4 और D5 D4 अरे S5 D5। ठीक है? यस नो? Sir, death D4 की कॉज हुई है. हाँ, डी इधर इधर डॉटर चल रही है, हमने पहले ही बताया था। D4 की डेथ कॉज करो। किसकी?
हाँ D1 की होगी, बिल्कुल होगी, D1 पहले ही हमने कहा D1 की। S4 D1 की डेथ कॉज करो, S4 हुआ, D4 हुआ, D4 की डेथ कॉज करो, S5 हुआ, D5 हुआ। S5 D5 के ऊपर स्टार बनाओ। सर स्टार आता है बनाना जी? सर यहाँ पे D1 में S4 और D4 आया है ना, ठीक है। तो D1 की डेथ हो गई, अरे D1 की भी डेथ हो गई, D4 की भी डेथ हो गई। D4 की भी हो गई। ओके फिर आया S5 और D5, D5 इनके ऊपर स्टार बनाओ। अब S4 की डेथ कॉज करो, S4 की डेथ कॉज करो, और D6 पैदा करो यहाँ, इसके ऊपर भी स्टार बनाओ। D2 में आइए, D2 किधर है बताइए जल्दी से, D2। सर। S1 की तरफ। सर ये स्टार का सर मतलब D6 सर D6 किस में बनाना है? स्टार के बाद नहीं हम S4 की डेथ कॉज करो, D6 लिखो, D6 के ऊपर भी स्टार बनाओ। हो गया। D2 की डेथ कॉज करो, D2 के भी एक बच्चे पैदा करो नीचे, उसका नाम रखो D7, उस पे भी स्टार बनाओ। अब देखिए 2005 से पहले कौन कौन क्लास 1 एयर थे। ये स्टार है, स्टार रिप्रेजेंटिंग द ईयर विच हैज बीन एडेड आफ्टर 2005। तो इनमें देखिए कितने मेल और कितनी फीमेल है, बताइए जरा मुझे, दोनों बताइएगा, स्टार से अलग और 2005 से पहले बताइए, 2005 के बाद के बताइए। 2005 के बाद तो एक ही ही है 2005 के बाद एक कैसे, मैंने तो कई स्टार लगवाए हैं। तो 2005 के बाद 3 है। दो है सर, दो है। बेटा मुझे पहले 2005 से पहले बताइए, हाउ मेनी मेल्स वर देयर, हाउ मेनी फीमेल्स वर देयर। सर 5 है क्या है 5? मेल्स। मेल 5 है, काउंट करो दोबारा। ए को काउंट करना है कि नहीं? नहीं ए को काउंट करना है। ए को नहीं। काउंट नहीं करना होगा तो 4 है सर। अच्छा, कितनी फीमेल है? कितनी फीमेल है? 8 सर। सर 8 है स्टार को छोड़ के। बहुत शानदार, तुम्हें समझ आ गया। कितनी फीमेल है? 8 फीमेल वर देयर। ठीक है, प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए, हुएवर इज देयर। Before 2005, 4 male and 8 female were there. Total person were 12. 12 After 2005 कितने मेल और कितनी फीमेल हो गई बताइए? 16 सर 5 मेल हो गए और फीमेल 9 10 11 11 फीमेल। 11 फीमेल हो गई, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 16। 16 बस, अब सच बताइए, किसको समझ ही नहीं आया ये ग्राफ? हाँ बताइए, बताइए। मेरा डायग्राम डायग्राम सही नहीं सही हुआ, नहीं क्यों? हुआ सर। सर D1 में जो हुआ है ना उसमें थोड़ा क्या गड़बड़ गड़बड़ लग रहा लग है रहा है कैसे। बताइए?
सर D1 हुआ, हाँ। उसके बाद D1 के 2 बच्चे हुए, एक S4 और D4। उसके बाद D1 को डेथ कर दिए इसमें। ठीक है। उसके बाद डेथ हो गया, उसके बाद फिर S4 के 2 बच्चे। S4 के 2 बच्चे नहीं है, इधर ओके, डी नहीं, को डी बढ़ाना है। अच्छा, S4 को डेथ करना है। डी को बढ़ाइए ना आप, डी को आगे पहले 2 बच्चे बढ़ाइए, नाम रखिए, उसके बाद आइए, फिर S4 की डेथ S5 कॉज करिए, एक बच्चा S5 और D5, D5। फिर S4 की डेथ कॉज करो, D6 पैदा हुई। क्लियर है S4 से जी? D6। ये क्लास 1 ईयर है सबके सब। जी बताइए अब। और फिर सर इसमें D2 में भी कुछ किए थे ना? हाँ, D2 को भी मार दो, D2 के पहले एक बच्चा पैदा कर दो, D7, और D2 की भी डेथ कॉज कर दो। यस सर। जी बताइए। तो स्टार D7 में, D6 में और S5 में। D5 में, S5 में। यस जी सर। नेक्स्ट। सर आपने लास्ट में 11 बोला, बस मुझे वो कंसेप्ट समझ नहीं आया। 11 मेरे मतलब गिन जोड़ने में लो। समझ नहीं आया। 12 फीमेल है ना सर? जी सर 11 12 फीमेल है फीमेल बेटा, है। बेटा 11 अच्छा 11 है फीमेल है। गिन सर। लीजिए आप। मदर एंड वाइफ। गिन काउंट करके। काउंट कर लो, 11 है। सर जो स्टार वाले हैं वो 2005 के बाद के हैं ना, और उसके पहले के बस बाकी सब। बस। हाँ सर, ठीक ठीक, मेरे जोड़ने में मिस्टेक। ये क्लास 1 ईयर है। अब प्री डिसीज, सी डिसीज, प्री डिसीज, रो डिसीज, प्री डिसीज, ये देखना, समझ जाना। क्लास 1 ईयर को मिलेगा पहले, पहले इनको मिलेगा, उसके बाद क्लास 2 को मिलेगा। अगर ये जिंदा होंगे तो पार्टीशन जो होगा, इंटी स्टेट सक्सेशन जो होगा, पहले इनको मिलेगा, उसके बाद किसी को मिलेगा। किसकी प्रॉपर्टी? मेल की प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन। नेक्स्ट आइए, जल्दी से पढ़िए। Class 2 father, second son's daughter's son, son's daughter's daughter, third brother, अरे चाचा उधर आइए, सेक्शन में, सेक्शन। section 8. Secondly, if there is no heir of class 1, then upon the heirs being the relatives specified in class 2 of the schedule. क्लास 2 पहले क्लास 1 को मिलेगा, अब कह रहे हैं कि क्लास 2 ईयर्स को मिलेगा। अगर एक नहीं होंगे, क्लास 2 कौन है बताइए जरा आप। Class 2, first father, हम्म second son's daughter's son, छोड़ दो बस, कोई मतलब नहीं हमें। पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास 1 ईयर। अब देखिए क्लास 1 ईयर कहाँ तक है? 16 है क्लास 1 ईयर, उसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा फादर। तो फादर क्लास 1 ईयर है? नो सर। हाँ, कर लीजिए जिनके ऊपर उठे हैं। ठीक है, नहीं है, फादर क्लास 1 ईयर नहीं है। नेक्स्ट। thirdly, पढ़िए पढ़िए। thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased. एग्नेट ऑफ द डिसीज, अगर कोई एयर नहीं है तो एग्नेट। एग्नेट हमने कल पढ़वाया था या नहीं? कौन एग्नेट होते हैं? नहीं पढ़वाया एग्नेट कल? रीड नहीं करवाया था।
अरे तो हमने ऐसे ही फिर आज आगे शुरू कर दिया। एग्नेट ए में दिया है, एग्नेट थ्रू द मेल, थ्रू द मेल मामा, सॉरी थ्रू द मेल चाचा, भतीजा, ये सब थ्रू मेल के रिश्ते हैं, ये एग्नेट होते हैं। कॉग्नेट मामा, माँ की तरफ के रिश्ते, खाला, ठीक है। तो बुआ भी तो एग्नेट में ही आएंगे ना। जी, थ्रू मेल सर जो आपके रिश्ते हैं वो एग्नेट होते हैं। इसको पढ़ दो एक बार, क्योंकि पूछा जाता है भाई, ये हमने सेक्शन कैसे नहीं 3 पढ़वाया भाई। सेक्शन 1 क्लॉज ए एग्नेट हम्म, person is said to be an agnet of another if the two are related by blood or adoption wholly through males. होली थ्रू मेल्स, याद रखिएगा पूछा गया है कि एग्नेट कौन होते हैं, तो खाली एक ऑप्शन देगा, एग्नेट्स आर दोज पर्सन हु आर रिलेटेड टू वन अनदर इज एंड टू आर रिलेटेड बाय ब्लड ओनली, नहीं, बाय ब्लड और अडॉप्शन ओनली, नहीं, बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल, पूरा सेंटेंस है होली थ्रू मेल, अंडरलाइन दीज वर्ड्स। कॉग्नेट कह रहा है कि ब्लड और अडॉप्शन के थ्रू, बट नॉट होली थ्रू मेल्स, मेल्स के थ्रू नहीं, जरूरी नहीं कि सब मेल्स के थ्रू हो, फीमेल के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए वहीं बैक टू वेदास। कॉग्नेट नहीं समझ में आया। कॉग्नेट जो होली थ्रू मेल्स नहीं होते, जो माँ की तरफ से भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप, फीमेल के थ्रू भी हो सकते हैं, दोज आर कॉग्नेट्स। Male related female members. जी, अब आइए डी। Clause D. Lastly, if there is no agnet, then upon the cognates of the deceased. कॉग्नेट्स ऑफ द डिसीज, अगर कोई एग्नेट नहीं है तो कॉग्नेट को चला जाएगा। अब एक बात बताइए कि एक वाइफ है, वाइफ की जो है हस्बैंड की डेथ हो गई, हस्बैंड बट वो अनचेस्ट थी, whether she is entitled to get to inherit the property of the husband? Right? एक वाइफ थी जो अनचेस्ट थी, अनचेस्ट समझते हैं क्या होता है? Pure, sir. अनचेस्ट क्या होता है अनसैया? Not pure, sir. मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एडल्ट्री वगैरह कमिट कर रही है, यही? Yes, sir. चलिए, अगर करती है तो वो डिसेंटाइटल होती थी, कई जगह हमने बताया। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ अब आपने कहा कि तो वाइफ भी है कि नहीं है, एक ही वाइफ करेगी कि नहीं करेगी क्लास 1 ईयर में, बताइए। क्लास 1 ईयर में एक ही वाइफ एंटाइटल है इनहेरिट करने को, कहा आपने यस। अगर वो अनचेस्ट है, वेदर शी इज एंटाइटल और नॉट, No, sir. कोर्ट ने कहा देयर इज नो ग्राउंड इन विच द वाइफ बिकम डिसएंटाइटल एंड वाइफ इज नॉट डिसएंटाइटल टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज हस्बैंड इफ शी इज अनचेस्ट। अगर वो अनचेस्ट है, केस का नाम लिखे श्रीमती दलजीत कौर वर्सेस अमरजीत कौर, दलजीत कौर वर्सेस अमरजीत कौर। क्या सेक्शन 8 के प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिव है? ये रेट्रोस्पेक्टिव समझते हैं आप क्या होता है? सर एक्ट लगने से पहले लागू होगा। तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव है? कोर्ट ने कहा नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। केस का नाम लिखिए, इरम्मा वर्सेस
विरूपाना, रम्मा ERRAMA वर्सेस विरूपा VERRUPANA, विरूपाना। मना कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। सर रिपीट कर दीजिए। इरम्मा ERRAMAA वर्सेस VERUPANA, विरूपाना। सर ये नेक्स्ट भाई, दलजीत कौर ने क्या बोला गया था, थोड़ा बोल देंगे? Ansiya, I supposed to think you are a very brilliant and intelligent girl. हमने कहा कि दिलजीत कौर में हम किसकी बात कर रहे थे उस टाइम पर? सर जो एडल्ट्री मतलब अनजस्ट हो, मतलब तो कहा कि अनचेस्ट वाइफ डिसेंटाइटल नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि द वाइफ हु इज इनचेस्ट विल नॉट बी डिसेंटाइटल टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड। नाइन सर जी, अनचेस्ट होने पर यही है कि इसमें भी इसको प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, ये ना? जी, नो, सेक्शन 9। Section 9. Order of succession among heirs in the schedule. 10 Section 10. Distribution of property among heirs in class 1 of the schedule. कैसे क्लास 1 में जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? फिर अब तुम बड़ा डिस्टर्ब करने वाले हो। पढ़िए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्लास 1 में। The property of an intestate shall be divided among the heirs in class 1 of the schedule in accordance with the following rules. नंबर 1, Rule 1. The intestate widow, or if there are more widows than one, all the widows together shall take one share. अगर कोई पर्सन जिसकी डेथ हुई, डिसीज पर्सन की एक से ज्यादा विडो है, सब की सबको एक शेयर मिलेगा। एक बात बताइए, सपोज ए है, ए के 4 बच्चे हैं, XY Z और C। ये 4 बच्चे हैं जिनमें 2 डॉटर हैं, 2 सन हैं। तो मुझे बताइए किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी आफ्टर द डेथ ऑफ ए की डेथ के बाद? तो आप कहेंगे सर सब इनको जो है, हाँ हाँ आरती, सर अगर वाइफ विडो है उनकी तो 1/5 मिलेगी सबको। एक वाइफ नहीं है, 4 वाइफ है। तो 1/4 होगी सर। अच्छा, तो फिर हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब सर 4 वाइफ है और बच्चे भी हैं। हाँ 4 बच्चे भी है, चारों से एक एक। चारों से एक एक बच्चे हैं तो सर बच्चों का जो शेयर है मतलब तो ओवरऑल 1/5 होगा सर। 1/5 प्रॉपर्टी मिलेगी चारों वाइफ में। ओहो शानदार भाई, समझ आई ये बात जो आरती कह रही है? नो सर। ये कह रही हैं कि जो सर आपने कहा कि रूल 1, तो वो कह रहा है कि सारी विडो को एक शेयर मिलेगा। इनको एक काउंट करो तो एक ये हो गई, 4 बच्चे हो गए, तो 5 हो गए कि नहीं? 1/5। यस सर। अब ये 1/5 चारों विडो में बांट दो तो उनको कितना मिलेगा? 120। क्लियर है बात? Yes. नेक्स्ट आ जाइए जल्दी से। क्लियर है आरती, बुशरा? यस सर, यस सर। यस सर। Rule 2. नेक्स्ट The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share. सभी के सभी को जो है एक शेयर मिलेगा, प्रत्येक, ईच, अंडरलाइन कीजिएगा ईच, वहां ऑल विडो टुगेदर था वर्ड,
यह कह रहा है कि ईच को जो है क्या मिलेगा, व्हाट, अलग अलग शेयर मिलेगा। सपोज करिए ए है, लिखो जल्दी से, ए है, ए की एक मदर है एक वाइफ है, ए की एक मदर है एक वाइफ है। ए की एक मदर है एक वाइफ है, दो बच्चे हैं, S1 और D1, S1 और D1। बताइए अब मुझे कैसे किसको हिस्सा मिलेगा, ए की डेथ हो जाती है। चारों को सर बराबर मिलेगा। सर 1/4। क्या माँ को भी मिलेगा? यस सर। क्यों? सर लिखा है सर रूल में। इसके अलावा कोई प्रूफ आपके पास? यस सर, अभी शेड्यूल में भी था। क्लास 1 है। यस, क्लास 1 ईयर आपका ही है ना सीना तान के? सर क्लास 1 है ये, समझे? आपको समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट क्लास 3, रूल 3। Rule 3. The heirs in the branch of each predeceased son or each predeceased daughter of the intestate shall take between them one share. ओहो, अब आ जाइए, पिछले वाले लिस्टेशन को जू का तू उतार लीजिए। मुझे बताइए S1 को कितना मिला था? 1/4। 1/4। S1 की डेथ कॉज करिए, इसके 2 बच्चे पैदा कीजिए, S2 और D2। अब मुझे बताइए S2 और D2 को कितना मिलेगा? तो 1/4 का 1.5 1.5। 1/8 बहुत शानदार। अच्छा, अगर इसकी एक माँ है, इसकी जो एक वाइफ है अगर, तो S2 की तो सर वो 1/4 का भी 1/4 हो 16 जाएगा। 116 116 1/16। 116? नहीं बेटा, आप गलत कर रही है। अगर 1/4 का भी 1/4। हम सिर्फ कह रहे हैं कि S2 के जो S1 के जो है एक बीवी है, वाइफ है, एक सन है एक डॉटर है, अब कितना मिलेगा? सर 1/3 और 1/4। बहुत तो मुझे मैथ मेरा कमजोर है। कितना हुआ? तो 1/12 हो जाएगा ना। बहुत शानदार, 1/12, 1/12। आरती सर क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। हैं सही में? इलेवन पढ़िए। Section 11. Distribution of property among heirs in class 2 of the schedule. जी, The property of an intestate shall be divided between the heirs specified in any one entry in class 2 of the schedule so that they share equally. ठीक है, क्लास 2 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर कोई क्लास 2 ईयर्स का है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, किसके ऊपर किसको वरीयता दी जाएगी? वेदर फुल ब्लड ब्रदर एक्सक्लूड द हाफ ब्लड सिस्टर? बताइए, एक फुल ब्लड सिस्टर है, ब्रदर है, एक हाफ ब्लड सिस्टर है।
फुल ब्लड विल प्रेफर फुल होगा ब्लड हाँ। समझ आया कि नहीं? फुल ब्लड हाफ ब्लड कहीं पढ़ा था हमने हिंदू मैरिज एक्ट में, Yes. तो वो सर याद है इसमें इसका कौन था? रेफरेंस नहीं लिया जाएगा, इसके एक्सप्लेनेशन में है किसकी? सर शेड्यूल 2 के, मतलब क्लास 2 है here में शेड्यूल में। जी, अब मुझे बताइए, ये हुआ, चलिए अब एक और अच्छी चीज पढ़ लें आज कि नहीं? ये द Yes, एंड sir. कर दे क्लास का? सदा एंड करते हैं ना। अरे नहीं यार, हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड द क्लास इज टू बी करा कंटिन्यूड? दीजिए सर, करा दीजिए। चलिए, सही है, मतलब कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन दोनों के अलावा? करा दीजिए सर। आइए, आप ना भी करेंगे तो भी होगा। टॉपिक ऐसा है, यू विल गेट, बता रहे हैं कि इसके बाद जो टॉपिक बताएंगे उसके बाद कहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा ये टॉपिक, ये ट्रेडमार्क है हमारा। क्यों भाई? एग्री सर। हमारे पढ़ाने के बाद बहुत सी चीजें अच्छी लगती नहीं जल्दी से, सैया? सारी अच्छी लगती है। अच्छी वो नहीं तो अच्छी कहीं और लगती की है नहीं ना? अच्छी लगती। यस सर। मतलब एक बार हम वो चीज पढ़ाए और कहीं और पढ़े तो वो ज्यादा बढ़िया पढ़ाते कि हम? अरे सर नहीं मैंने सर वो नहीं आपका अच्छा लगता है नहीं, ये सब कहने के। अब आप लोग जो है नेक्स्ट आइए। अभी 1956 से पहले की बात है। अब हैंड डाउन कर दीजिए, हैंड डाउन। 1956 से पहले की बात है कि बात चल रही थी कि व्हाट प्रॉपर्टी शैल बी इनहेरिटेड बाय द हिंदू वुमेन। अगर कोई हिंदू वुमेन है, उनके पास उनका स्त्री धन है। क्या होता है स्त्री धन? क्या होता है स्त्री धन? जो व्हाट सर इज शादी के स्त्री टाइम पे धन? दिया जाता है। सब मायके से मिला। नहीं मायके से नहीं, मायके से। ससुराल से भी जो नहीं, मिलता है सब वो कुछ, उसको मिल- शादी में जो एज अ गिफ्ट मिलता है, वेदर इट इज हस्बैंड के इन-लॉ से मिल रहा है, ऑर्नामेंट्स हस्बैंड और से मिल रहा है, मतलब शादी और मायके और ससुराल दोनों से मिल। अच्छा, एक की शादी हुई, किसकी शादी हो चुकी भाई? मेरी आपकी। अब तुलसी की भी हो गई, आरती की भी हो गई। आपकी शादी हुई तुलसी और आरती, आपको ये दो हाइलाइटर मिले। एक आपको दिया आपके हस्बैंड की तरफ से, ये आपको मिला आपके मायके से, और कहा कि बेटा बस ये हमारे पास है। और उन्होंने सोना, हीरा, चांदी, जवाहरात नहीं आपको दिए। क्या ये स्त्री धन है? यस यस सर। यस यस सर। तो 1956 से पहले कहा जाता था कि ये जो ये प्रॉपर्टी है। अच्छा ये ही नहीं, चलो एक चीज और कह दो। आरती के जो फादर है वो इनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, कहने लगे बेटा यू आर माई लविंग डॉटर एंड आई एम गिविंग यू वन फ्लैट ऑल्सो। और इनको एक फ्लैट दिया। वेरी यू डू लिव? न्यू स्त्री दिल्ली। न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में चलिए हम छतरपुर कह दें, हैं भाई, कह दें यस सर। छतरपुर में रहती है। अब इनको एक फ्लैट भी मिल गया। अब ये दो चीज ये मिली, एक फ्लैट मिला 1956 से। तो कहा गया कि क्या इनकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो कहा नहीं, इनका एक लिमिटेड इंटरेस्ट है।
हमारा एक्ट आया, हमारे एक्ट ने कहा कि वेयर एनी प्रॉपर्टी is in the possession of a Hindu woman, whether on the passing of in the commencement of this act or after the commencement of this act, whether before the commencement of this act or after the commencement of this act, such woman shall be entitled to get an absolute interest in such property. Absolute interest होगा, but कौन सा but? BUT but she must have the right over the property. पहली condition, she must have the right over the property. Second condition, she must have the possession of the property. Possession of the property. क्या क्या है भाई? सर पहला जो राइट होगा, तो राइट ऑनरशिप राइट की बात करें कि पोजेसरी राइट की बात करें? बेटा अभी तो हमने बात जो कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट, अच्छा बुरा मत मानना है, देखो अगर आप हो सकती कि मुझसे बड़ी हो, ऐसा ही बेटा वर्ड निकल जाए, अब इनको क्या कह के छोटों को ऐसा निकल आता है, प्लीज डू नॉट माइंड है। इट्स ओके सर। सही में यार, अब हो सकती है जैसे तुलसी, हो सकता है कि तुलसी हमसे बड़ी हो। अब सर what's your age? Then I can only say that whether you are younger than me or not. But it's okay. सर रिकॉर्डिंग पे चलिए बताएंगे। अब I- हाँ I'm यार 38. रिश्ता होना है भाई मेरा, शादी होनी है अभी। तो यहाँ सर आप छोटे ही हुए हैं। Teacher is always bigger than the student. Age is Yes, not a exactly. not a barrier. Age is not a doesn't matter. बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये एक ऐसा रिलेशन है ना, लिटरली दिस इज द रिलेशन इन विच टीचर से ऊपर कोई भी नहीं होता। मतलब कि कह दिया गया, आप समझिए, कह दिया गया कि गुरु ईश्वर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो गुरु है। और मैं एक हमारे सर है, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ सच में, लिटरली व्हेन आई बिकम द जज, तो मेरे दिल में यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो देयर और आई विल थैंक्स टू हिम, क्योंकि जो कुछ हूं मैं उनकी वजह से हूँ। अमित सर है लखनऊ में, आज जितना कुछ बैठा हूँ सिर्फ उनकी वजह से। और तो ये सब पुराने बच्चे मेरे जानते हैं कि मैं कैसा था, ठीक है। तो वो भी बताएंगे पोजेसरी राइट है कि एब्सोल्यूट राइट। उन्होंने कहा है कि एब्सोल्यूट राइट होगा, लेकिन उनके पास दो चीजें हों, पहला तो उस प्रॉपर्टी में राइट हो, दूसरा पोजीशन में हो प्रॉपर्टी। पढ़िए जरा 14, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Section 14. Property of a female Hindu to be her absolute property. Subsection 1. Any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner. समझ गए? Where any property possessed by the Hindu female, whether before or after the passing of this act, she shall be entitled to hold a property as a full owner of the property. She will not have only a limited interest in that particular property, but there are two conditions which must have to be fulfilled. One, she must have the right over the property. Second, she must have possessed the possession of the property. मुझे बताइएगा कि क्या वो एंटाइटल होगी कि नहीं। एक प्रॉब्लम देते हैं,
ए है उनकी एक प्यारी सी वाइफ है डब्ल्यू। 1939 में शादी होती है दोनों की। शादी के कुछ साल बाद ए निकल जाते हैं ऊपर वाले के दर्शन करने दुनिया से ही, ठीक है। और उनकी जो पत्नी है डब्ल्यू, वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। एंड शी हैज मॉर्गेज्ड and she has mortgaged her property in the year of 1950s। 50s के आसपास उन्होंने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। एंड डब्ल्यू हैज डाइड इन द ईयर ऑफ 1957। डब्ल्यू की डेथ हो गई 1957 में। अब मुझे ये बताइए, बी एंड सी आर द ब्रदर ऑफ ए। ए के ब्रदर हैं बी एंड सी। दे हैव फाइल्ड अ सूट in the court as a legal representative of A। ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के उसमें वो कोर्ट में सूट फाइल करते हैं और प्रॉपर्टी को चाहते हैं। क्या उनको प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं? ये तो 1956 से पहले था ना? जी। तो प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी ना उसको, किसको? ब्रदर को। और कोई बताइए आरती। सर ब्रदर वैसे तो क्लास 2 हेयर है। जी। अगर मतलब उसकी क्लास 1 हेयर में कोई अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली उसको मिल जाएगी। अच्छा, चलिए एक इसी को यही एक चीज और पूछ लें। सपोज उन्होंने गिफ्ट की थी प्रॉपर्टी, 1950 में गिफ्ट किया था। किसने? उनके फादर की तरफ से वाइफ हुई ने। थी। वाइफ वाइफ ने। ने किसको गिफ्ट किया था? ब्रदर को। वो चल बस, नहीं किसी थर्ड पर्सन को। अब बताइए जरा, ब्रदर एंटाइटल होंगे कि नहीं? नो सर। एंटाइटल होंगे। क्यों एंटाइटल होंगे? बिकॉज शी मस्ट हैव यस सर, एब्सोल्यूट राइट। पोजीशन ओवर द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये बोला कि नहीं हमने? यस सर। पोजीशन में है वो? यस पोजीशन में नहीं है सर वो। तो किसी और को गिफ्ट कर दिया उन्होंने। सक्सीड कर जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम लिखिए। केस का नाम है हनुमान प्रसाद वर्सेस राधा रानी। हनुमान प्रसाद वर्सेस राधा रानी। नेक्स्ट। अच्छा एक और बताइए, सर केस एक बार बोल दीजिएगा। हनुमान प्रसाद वर्सेस राधा रानी। जल्दी से एक चीज और बताइए मुझे। एक हस्बैंड एंड वाइफ है, 1917 से एक प्रॉपर्टी में है, वो रहते हैं साथ, ठीक है। अब 1954 में 1917 से साथ रहते हैं, लेकिन 1950 के आसपास हस्बैंड की डेथ हो गई। वाइफ इज
वाइफ इज इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट 1954 में जो इन लॉज है, इन लॉज हैज फोर्सफुली डिस्पोजेस्ड विडो फ्रॉम द प्रॉपर्टी, विडो को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया फोर्सफुली, एंड द इन लॉज हैज फाइल्ड अ सूट एज अ लीगल एयर, उनका सपोज भाई मान लो, एज अ लीगल एयर ऑफ द हस्बैंड ऑफ विडो, जो हस्बैंड है उनके लीगल एयर के उसमें, और जो उनका ब्रदर है जिनकी डेथ हो गई वो अब वो चाहते हैं पोजीशन, मिलेगी कि नहीं? सर कौन मांग रहा है पोजीशन? पोजीशन भाई नहीं मांग मिलेगी। रहा है। नो, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि फोर्सफुली वो क्योंकि उससे पोजीशन छीना है ना। फोर्सफुली है पोजीशन, आपने एसेंशियल कंडीशन बताई, आपने कहा कि सर दिस इज द एसेंशियल कंडीशन, द वाइफ द वुमेन शुड हैव द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द सेक्ट और एट और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेक्ट, उस पर पोजीशन होनी चाहिए और राइट होना चाहिए। पोजीशन आपने डिस्पोजिस कर दिया, आपने कहा कि सर वो तो डिस्पोजिस हो गई, उसको कोई राइट ही नहीं रहा, प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई, तो कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, देयर आर टू टाइप ऑफ पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। अंडर सेक्शन 14 clause 1, though she has been dispossessed forcefully, but the property was under the constructive possession of the wife, of the widow of the husband. Yes, no? यस जल्दी बताइए, आपको अच्छा लगा कि नहीं ये बात सुन के? यस सर। केस का नाम Yes, sir. लिखिए। मंगल सिंह वर्सेस रतन्नो, मंगल सिंह वर्सेस रतन्नो। मैंने तो याद किए हुए थे कि दोनों HRMR के नाम से, हनुमान प्रसाद वर्सेस राधा रानी और मंगल सिंह वर्सेस रतन्नो। रतन अरे रतन ओ रतन्नो, क्या कहूं, पढ़िए, एक्सप्लेनेशन बताइए, प्रॉपर्टी में क्या क्या, जल्दी बताइए भाई। Explanation. In this subsection, property includes both movable and immovable property acquired by a female Hindu by inheritance or device डिवाइस मतलब गिफ्ट विल के थ्रू। नेक्स्ट। or at a partition or in lieu of maintenance or arrears of maintenance or by gift from any person, whether a relative or not, before, at, or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase, or by prescription, or or by any other manner whatsoever, and also any such property held by her as स्त्री धन immediately before commencement of this act। सब प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज बीन इन द पोजीशन ऑफ अ वाइफ एज अ मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस में कोई प्रॉपर्टी है तो भी उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है वो। समझ रहे हैं आप? अब आ जाइए जरा क्लॉज 2। क्लॉज 2 कह रहा है कि वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड और हैज बीन गिवन टू अ वुमेन in which it has been conferred a limited right confer किया गया है by any instrument और device। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस के थ्रू लिमिटेड राइट दिया गया है तो वो लिमिटेड ही राइट होगा, इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1956 सेक्शन 14। क्लियर है बात या नहीं है?
Yes, sir. पढ़ो। Subsection 2. Nothing contained in subsection 1 shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribe a restricted estate in such property. क्लियर है बात? यस नो? नो सर, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हैं, ये कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, गिफ्ट दिया है, विल दिया है, या किसी डिक्री के थ्रू, सिविल कोर्ट में कोई डिक्री थी, अवार्ड थी, जिसमें सिविल कोर्ट ने कहा कि वाइफ को उतना ही अधिकार है, तो बस वो उतना ही है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को अंडर द लव एंड अफेक्शन एक गिफ्ट करता है और कहते हैं शी हैज ओनली लिमिटेड राइट, अल्टीमेटली माय सन विल गेट द प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं आप है, सपोज आपके शौहर आते हैं, आपके हस्बैंड आते हैं, आने के बाद कहते हैं तुलसी आज तो मुझे बहुत ही आपके ऊपर प्यार आ रहा है और आज से जो है जो कार है वो आपकी, लेकिन वो कार आपकी एब्सोल्यूट नहीं है। यू कैन नॉट मेक अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी और डिस्पोजिशन एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अल्टीमेटली जो हमारा सन पढ़ता है वो उसकी होगी। तो जब किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको दी जाती है जिसमें लिमिटेड राइट दिया गया है, तो वो लिमिटेड ही होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। क्लियर है बात सबको? यस सर। Yes, sir. जरा इसके ऊपर लिखिए इन शिवदेव कौर वर्सेस आर.एस. ग्रेवाल। शिवदेव कौर वर्सेस आर.एस. ग्रेवाल। अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 of Hindu Succession Act, a wife acquired, female acquired a property through will gift in which an instrument conferred limited right, wife, female shall only be entitled to acquire limited right, not as absolute right, under section 14 clause 1। क्लियर है बात? लीडिंग केस लिखिए, पूछा जाता है सेक्शन 14 पर लीडिंग केस कौन सा है, तो लिखिए वी तुला सम्मा, VTULASAMMA, वी तुला सम्मा वर्सेस वी तुला सम्मा वर्सेस वी शेषा रेड्डी, SESHA रेड्डी, वी शेषा रेड्डी। थैंक यू सो मच। सर अबाइंस मतलब